हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आज के सेशन में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र की इस सीरीज में हमारा एक तरह से पहला ही लेक्चर हो रहा है। इससे पहले की क्लास में हमने जो है सिलेबस को एनालाइज किया था और आज के सेशन में हम क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सामाजिक संरचना वाला पहला टॉपिक उठाएंगे। इसमें दोस्तों हम अर्थ परिभाषा और अवधारणाओं की बात करेंगे। बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बीए सेकेंड ईयर में जो समाजशास्त्र है, सोशोलॉजी है, उसका जो पार्ट है ना, वो ये मान लीजिए कि शुरुआती दौर ही है अभी समाजशास्त्र को समझने का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, इसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम समाजशास्त्र को, और इसी प्रकार से कंटिन्यू करते हुए दोस्तों बहुत जल्दी इस सीरीज को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का सेशन शुरू करें उससे पहले हम देख लें दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम टोटल जितनी भी क्लासेस लेते हैं सभी टॉपिक वाइज टॉपिक लेते हैं। किसी टॉपिक को बीच में स्किप नहीं करते हैं। पूरे टॉपिक पूरे विस्तार पूर्वक हम आपको पढ़ाते हुए चलते हैं। तो पहली यूनिट का आज हम पहला ही टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम सामाजिक संरचना की बात करेंगे। सामाजिक संरचना, इसमें हम देखेंगे अर्थ और परिभाषा। तो दोस्तों अर्थ और परिभाषा पर हमारा विशेष फोकस होगा। उसके बाद में हालांकि हम इन अवधारणाओं को भी देखेंगे। अवधारणा मतलब कि विभिन्न विचारकों के द्वारा समाजशास्त्र को लेकर के क्या अवधारणाएं व्यक्त की गई है, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वाला पार्ट नहीं होगा अवधारणा वाला, लेकिन फिर भी हम उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन मेन फोकस हमारा आज के सेशन में अर्थ और परिभाषा पर होगा। ठीक है, इसके तुरंत बाद में दोस्तों सेकेंड टॉपिक होगा हमारा सामाजिक प्रकार का। उसके बाद में रेड क्लिप मतलब कि ब्राउन के द्वारा जो सामाजिक संरचना की अवधारणा व्यक्त की गई है उसको हम देखेंगे पूरे डिटेल में। और फिर पार्सन्स के द्वारा सामाजिक संरचना की क्या अवधारणा व्यक्त की गई है, इसके द्वारा दोस्तों 4 टॉपिक हमारे इस यूनिट में होने वाले हैं, और इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज का सारांश क्या है आप समझ चुके हैं। अर्थ परिभाषा और विभिन्न विचारकों के द्वारा, विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा जो मत व्यक्त किए गए हैं समाजशास्त्र को लेकर के, सामाजिक संरचना को लेकर के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की सामाजिक संरचना। दोस्तों टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, अर्थात कि सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि एक्चुअल में ये सामाजिक संरचना होती क्या है। सामाजिक संरचना को अगर आपने समझ लिया, सामाजिक संरचना के इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया, तो आपका पूरा टॉपिक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा और पूरा टॉपिक अपने आप समझ आने लगेगा। तो सामाजिक संरचना क्या होती है, देखिए सामाजिक मतलब कि ये तो कहीं ना कहीं दिखता है, शब्दों से ही प्रतीत होता है कि हम कहीं ना कहीं समाज की बात कर रहे हैं। जो आज का हमारा वर्तमान समाज है, हम उस समाज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब संरचना वाला शब्द क्यों जोड़ा हुआ है इसके सामने, तो संरचना का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि समाज की संरचना मतलब समाज का निर्माण। भाई समाज कैसे बनी, ठीक है ना। तो समाज की जो संरचना है, समाज का जो निर्माण हुआ है, या कहें कि समाज का जो आज का जो स्वरूप है, एक व्यक्ति से तो कोई समाज बनती नहीं है, ना 2 व्यक्ति से बनती है, बल्कि एक काफी बड़ा समूह होता है जिससे मिलकर के ही समाज बनती है। तो उस समाज की जो संरचना हुई है, वो जो बना है, उस संरचना की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, उसी फॉर्मेट की बात कर रहा है। तो इसी में दोस्तों हम सामाजिक संरचना के इसके अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक संरचना मतलब सामाजिक के निर्माण में महत्वपूर्ण तथ्य क्या था, समाज का निर्माण कैसे हुआ। तो इन सबका सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी का हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक संरचना का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। आइए, तो पहले आप स्लाइड पढ़ते हुए इसको समझते हुए चलेंगे, जिससे कि पीडीएफ को जब मैं आपको पीडीएफ दूं तो उस पीडीएफ को पढ़ने में भी आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। नहीं तो दोस्तों मैं अपने द्वारा समझाते हुए इसको आगे बढ़ जाऊंगा, और जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन होगी। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट में आपको यहाँ पर समझाते हुए चलूंगा। चलिए, सामाजिक संरचना, ठीक है, तो याद रहे, दिमाग में कोड करके रखना है इसको कि हम सामाजिक संरचना की बात कर रहे थे, समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं, है ना। तो संरचना का शाब्दिक अर्थ, जो संरचना है इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, बनावट या आकार। जो संरचना की हम बात कर रहे हैं, संरचना का मतलब क्या होता है, बनावट
बनावट। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कि हम मान लेते हैं कि दोस्तों ये रुमाल है, ठीक है, ये रुमाल है, तो इसकी संरचना हुई होगी, तो क्या अपने आप इसकी संरचना हो गई, जबकि इसमें एक एक धागे से इसको बुना गया है, एक एक धागे से इसको बुना गया है, तब जाकर के इसकी संरचना हुई है ना। तो इसी प्रकार से समाज की भी संरचना होती है, तो वो एक एक नियमों से, एक एक व्यक्तियों से इस रुमाल के धागे की तरह ही उसको बुन करके समाज की संरचना हुई है। तो इसीलिए संरचना का अर्थ हो जाता है बनावट या आकार। बनावट या आकार ये क्या है, शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। समाज के विभिन्न अंग होते हैं, समाज के विभिन्न अंग होते हैं, समाज के विभिन्न अंग होते हैं, और उन्हीं अंगों से मिलकर तो समाज बनेगा, है ना। जैसे जैसे समाज के क्या अंग, जैसे कि संस्थाएं, संस्थाएं जैसे कि आपके कॉलेज, स्कूल वगैरह, है ना। आपका परिवार भी सामाजिक संस्था हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा समितियां, प्रथाएं, प्रथाएं जो हमारे परिवार में चलती आ रही है, प्रथाएं, आदर्श या प्रतिमान जिसे हम संस्कार बोलते हैं, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये समाज के अंग होते हैं, है ना। और ये सभी अंग मिलकर के लेकिन एक व्यवस्थित क्रम में मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं, तो सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। क्या क्लियर हुआ आपको, ये अर्थ क्लियर हुआ, सामाजिक संरचना का अर्थ क्लियर हुआ ना, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक समाज में ये विभिन्न अंग एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। भाई देखिए कि जो भी अंग है, अब जैसे मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल लिया था इस रुमाल का, ठीक है भाई, प्रत्येक इसका जो धागा है उसको एक व्यवस्थित क्रम में डाला गया है, तभी कहीं जाकर के ये पूरे एक फॉर्मेट बन पाया रुमाल का, एक रुमाल का फॉर्मेट बन पाया, है ना। तो उसी प्रकार से अगर इसके धागे आगे पीछे होते, ऊपर नीचे अव्यवस्थित क्रम में होते, व्यवस्थित नहीं होते बल्कि अव्यवस्थित क्रम में होते, तो क्या ये रूप ले पाता, ये नहीं ले पाता, बल्कि कुछ भी तो बन जाता, है ना। तो उसी प्रकार से समाज के भी जितने अंग होते हैं उनका भी एक व्यवस्थित क्रम होता है, और उसी व्यवस्थित क्रम के द्वारा ही एक समाज का निर्माण संभव हो पाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, सेकंड पॉइंट में देखिए जरा, कि प्रत्येक समाज में, मतलब सभी समाज में जो अंग बताए गए हैं वो सभी अंग एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से जमे होते हैं, जिनके फलस्वरूप ही समाज को एक विशिष्ट प्रकार का ढांचा या बाहरी स्वरूप प्राप्त होता है। इसी को सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्लियर हुआ है ना, चलिए वेरी गुड। अगर क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो यस करते हुए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी समझ आता चले कि आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको कंप्लीटली समझ आ रहा है। चलिए, तो प्रत्येक समाज में इन अंगों की बनावट अलग अलग होती है, इसी कारण प्रत्येक समाज की संरचना या उसका ढांचा भी अलग अलग होता है। जी हाँ साहब, हमारे इस पूरे विश्व में, इस दुनिया में भारत की बात कर लें तो कई प्रकार की समाज यहाँ पर पाई जाती है। तो सभी समाज के जो अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सभी समाज के अंग अलग अलग होते हैं, और जब वो समाज के अंग अलग अलग होंगे तभी तो समाज का जो स्वरूप होगा, फॉर्मेट होगा, वो भी अलग होगा। वही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल हमने रुमाल से लिया था। अजय इसके धागे एकदम बारीक से हैं, इसलिए एकदम पतला सा ये रुमाल बना है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके धागे मोटे होते तो क्या इसी फॉर्मेट में ये रह पाता? इसके धागे अगर व्हाइट कलर के होते तो क्या ये ब्राउन कलर में रह पाता? नहीं हो पाता ना। तो सेम है दोस्तों, जिस प्रकार के उसके अंग होंगे, जिस प्रकार के अंग होंगे, समाज भी उसी प्रकार का आगे चल के डेवलप होगा। उदाहरण के लिए वैसे तो उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, आप इतने सच्चे समझ चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी एक उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं। यदि हम भारतीय सामाजिक संरचना को देखें तो ये अन्य देशों की सामाजिक संरचना से एकदम अलग है। भारतीय समाज की जो संरचना है वो विश्व के अन्य देशों की सामाजिक संरचना से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली या पंचायत व्यवस्था, ये सब भारी स्वरूप पाए जाते हैं, जो कि अन्य देशों में देखने को नहीं मिलेंगे। कौन भाई? जाति व्यवस्थाएं अन्य देशों में बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार प्रणाली भारत की समाज की सबसे बड़ी व्यवस्था है, सबसे बड़ी माफ करना विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है। उसी प्रकार से पंचायत व्यवस्था है ना, जो कि गांधी जी का एक सपना था भाई, पंचायती राज हो भारत में,
है ना। तो ये सारी जो विशेषता है भारतीय समाज में ही देखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसके अर्थ को कंप्लीटली समझ चुके हैं दोस्तों। इसका अर्थ अर्थात सामाजिक संरचना का अर्थ मेरे ख्याल से अब कंप्लीट हो चुका होगा, आप कंप्लीटली समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट पर मूव करेंगे, परिभाषाओं पर। इसकी परिभाषाओं को देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कुछ दार्शनिकों के द्वारा, कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा सामाजिक संरचना की परिभाषा दी गई है, और वो परिभाषा एकदम सटीक रूप से और उचित शब्दों के साथ में उसे दिया गया है, जिनको हम एक एक करके समझ ले। पार्सन्स के अनुसार, एक सेकेंड। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट इसमें पहली जो परिभाषा है वो है पार्सन्स के अनुसार। तो तीन परिभाषाओं पर हम यह विशेषकर बात करेंगे, जो तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर आप दो भी याद कर लेते हैं ना, तो आपका काम चल जाएगा, आपका काम बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि एक या दो परिभाषाएं अगर हम आंसर के साथ कोट करते हैं तो वो पर्याप्त होती है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ। सॉरी दोस्तों, एक अर्जेंट कॉल है, एक मिनट। हेलो। हाँ बोलिए।
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा अर्जेंट कॉल था। चलिए, तो इसमें सबसे पहली जो परिभाषा पर हम बात कर रहे थे वो है पार्सन्स के अनुसार। पार्सन्स का कहना क्या है सामाजिक संरचना को लेकर के, जरा इसको समझ लेते हैं। सामाजिक संरचना का अर्थ एक दूसरे से संबंधित संरचना, एक दूसरे से संबंधित संरचना। देखिए, इसमें आपको ना जो भी आप इसमें समाजशास्त्र के अंतर्गत जो पढ़ते हैं उसमें सिर्फ शब्दों के अंदर आपको उलझाने का प्रयास किया जाता है, सिर्फ शब्दों में। अगर आप टर्मिनोलॉजी के इस कंफ्यूजन से बच के निकल गए ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि समाजशास्त्र को सिर्फ एक बार रीड आउट करने से ही आप पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, तो इसको जरा समझते चलते हैं। पार्सन्स का कहना है कि जो सामाजिक संरचना है उसका अर्थ एक दूसरे से संबंधित संरचना, एजेंसियों या सामाजिक प्रतिमानों और समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों एवं कार्यों की क्रमबद्धता से है। तो पार्सन्स का स्पष्ट कहना यह है कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत, या कहें कि सामाजिक संरचना जिन अंगों के द्वारा बनती है उन अंगों का एक व्यवस्थित क्रम में होना, एक व्यवस्थित क्रम में होना आवश्यक है, और उसी क्रम के द्वारा, या कहें कि उसी क्रमबद्धता के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। इनका ये अर्थ है इस परिभाषा के कहने का। ठीक है, अब इसमें आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इसको थोड़ा सा इजी कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको इजी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पार्सन्स के द्वारा उनके ही शब्दों में जो कहा गया है, इसे एग्जाम में इन्हीं शब्दों में कोट करना होता है। ठीक है ना? तो इसका अर्थ समझिए, आप अर्थ समझ जाएंगे तो ये लाइनें, 2 लाइन है यार, इजीली याद हो जाएगी, आसानी से याद कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो परिभाषा है, अगली परिभाषा है नेडेल के शब्दों में। तो नेडेल साहब ने क्या कहा है, जरा समझ लीजिए इसको भी। सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। देखिए, कहीं ना कहीं इनका अर्थ भी पार्सन्स के अर्थ के आसपास ही घूम रहा है। क्या कहा इन्होंने, नेडेल ने क्या कहा है कि सामाजिक संरचना जो है अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता, एक व्यवस्थित क्रम में ना, एक क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है सामाजिक संरचना। भाई, जो सामाजिक संरचना होगी, उस सामाजिक संरचना के जितने भी अंग होंगे वो सारे अंग कहीं ना कहीं जो है एक क्रमबद्धता को स्पष्ट करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। यह तुलनात्मक रूप से यद्यपि स्थिर होती है, परंतु इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है इन्होंने, नेडेल ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है। सेकंड लाइन जो देख रहे हैं आप, कि तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए, छोड़िए इस बात को, इस सिर्फ अर्थ समझिए। इनका कहना यह है कि जो समाज होती है ना, वो अपरिवर्तनीय होती है, समाज में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिन अंगों के द्वारा समाज का निर्माण होता है उन अंगों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन समाज में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना? चलिए, इसी के साथ में नेक्स्ट जो है 3rd नंबर की जो परिभाषा है वो दी है कार्ल मैनहिम ने। कार्ल मैनहिम के शब्दों में क्या लिखा हुआ है कि सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक स्वरूपों का जाल है। इनका कहने का मतलब भी लगभग वही है कि सामाजिक संरचना जो है अंतःक्रियात्मक सामाजिक स्वरूपों का मतलब क्या हुआ कि समाज को बनाने वाले अंगों की बात कर रहा है ये, तो उन्हीं का एक जाल है। ठीक है ना? सामाजिक अंगों का एक जाल है और उसी जाल के द्वारा ही जो है समाज का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक संरचना एक समाज के संपूर्ण प्रतिमान को कहते हैं, जो कि उस समाज के विभिन्न निर्यामक इकाइयों के निश्चित ढंग से व्यवस्थित हो जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में अर्थ और परिभाषाओं के ये दोनों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद में जो हम बात करेंगे विचारकों के मतों पर कि विभिन्न विचारकों के क्या मत रहे हैं इसके ऊपर। तो देखिए, इसी में हमने परिभाषाओं के अंतर्गत 3 लोगों को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में अगर हम बात करें विभिन्न विचारकों के मतों की, तो सामाजिक संरचना की जो अवधारणा है उसको लेकर के विभिन्न विचारकों में कई प्रकार के मतभेद पाए जाते हैं। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लेंगे क्योंकि इतना आवश्यक
नहीं है, और आवश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि हम इन सभी को आगे चलकर पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं, आगे की क्लासेस में इनको पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इसको शॉर्ट में देखते हुए चलेंगे। मैं आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें भी आप इसको पढ़कर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, रैडक्लिफ, इन सब लोगों ने सामाजिक संरचना की धारणा का जो है काफी अच्छा वर्णन किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, अच्छे से इनका वर्णन मतलब कंप्लीट जिसको बोलते हैं ना, कंप्लीट वर्णन नहीं कर पाए किसका, सामाजिक संरचना का। तो आधुनिक काल में अगर हम वर्तमान की बात करें, आधुनिक काल की बात करें, तो जिन वैज्ञानिकों ने इसे बहुत अच्छे रूप से स्पष्ट किया है, उनमें जो नाम आता है वो आता है नेडेल साहब का, मेनहाइम का, और इसके बाद मर्टन, पार्सन्स और जॉनसन। तो इन्हीं के मतों को हमें यहाँ पर आगे चल के पढ़ना है। इन्हीं पांचों जो दार्शनिक हैं, इन पांचों दार्शनिकों के मतों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो उन्हीं पांचों के वन बाय वन करके हम इनको समझने का, शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे नेडेल ने क्या कहा है। जरा हम नेडेल को देख लेते हैं, नेडेल ने क्या कहा है। तो नेडेल का कहना है कि हम मूर्त जनसंख्या और उसके व्यवहार से एक दूसरे से संबंध भूमिकाओं का निर्वाह करने की अपनी हैसियत में कर्ताओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों के प्रतिमानों या जाल की धारणा बनाते हुए समाज की संरचना पर पहुंचते हैं। तो इनका सिंपल सा कहने का अर्थ यह है नेडेल का कि समाज के अंदर जो व्यक्ति होते हैं, जो अंग होते हैं, समाज के जो अंग होते हैं, उनके कार्य और किस स्वभाव से उस कार्य को वो करते हैं, उस कार्य और उस स्वभाव के बीच में जो अंतर होता है, जो संबंध होता है, उसी संबंध की भूमिका को इन्होंने यहाँ बताने का प्रयास किया है, और उसी के माध्यम से ही यह समाज का जो है, समाज की संरचना का निर्माण होता है, ऐसा कहना है नेडेल साहब का, ठीक है ना। तो इस परिभाषा के अंतर्गत नेडेल ने सामाजिक भूमि के विचार का उपयोग किया। किसका? सामाजिक भूमि के विचार का इस्तेमाल किया है, और उनके अनुसार भूमिका ही वो इकाई है जिसके आधार पर हम सामाजिक संरचना का या कहें कि सामाजिक संरचना का निर्माण होता है भूमिका के माध्यम से। वो कौन सी भूमिका? व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य और उस कार्य को करने का जो व्यवहार है, उसके बीच में जो संबंध है, वही भूमिका, और उसी भूमिका के द्वारा एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। किसका कहना है ऐसा? नेडेल का, ठीक है। इसी प्रकार से पार्सन्स के द्वारा सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, माध्यमों, सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों के विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। तो इनका भी स्पष्ट पार्सन्स की हम परिभाषा में भी देख चुके हैं। तो पार्सन्स ने परिभाषा में क्या कहा था कि भाई जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके सबके मिल एक क्रम से, व्यवस्थित क्रम में मिलने के साथ ही जो है इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे कार्ल मैनहिम की। तो कार्ल मैनहिम को थोड़ा सा समझते हुए चलना दोस्तों, थोड़ा सा ये हार्ड पड़ेगा, लेकिन देखिए, सामाजिक संरचना का अंतःक्रियात्मक सामाजिक स्वरूपों का ये जाल है। तो इन्होंने, इनकी जो परिभाषा है, वही परिभाषा इनका एक मत है, क्या है कि सामाजिक संरचना जो है अंतःक्रियात्मक सामाजिक स्वरूपों का जाल है। किसका जाल है? सामाजिक संरचना के निर्माण करने वाले अंगों का ही एक जाल है, जो व्यवस्थित रूप से फैला हुआ है, और उसने समाज का निर्माण किया है। तो मैनिम ने समाज की संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल कहा है। क्या का? सामाजिक शक्तियों का जाल कहा है। सामान्य रूप से जाल में अनेक तार होते हैं, ये तार ही जाल की इकाइयां होती है, परंतु इन तारों का संकलन मात्र ही जाल का निर्माण नहीं कर सकता। इन तारों का एक क्रम, अरे सिंपल सी कहानी वही है यार, कि जिस प्रकार से समाज का निर्माण करने के लिए समाज के अंग होना आवश्यक है, तो अंग होना ही आवश्यक मात्र नहीं है, उन अंगों का एक क्रम में व्यवस्थित रूप से जमा होना जरूरी है, तभी तो एक व्यवस्थित समाज का निर्माण हो पाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ में नेक्स्ट हम देख रहे थे जॉनसन। तो जॉनसन का कहना है सामाजिक संरचना को लेकर के कि किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों के मध्य पाए जाने वाले स्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं। चूंकि सामाजिक व्यवस्था लोगों की अंत संबंधी क्रियाओं से बनती है, इस कारण उसकी संरचना को इन क्रियाओं में पाई जाने वाली नियमितता की मात्रा या पुनरुत्पत्ति में ढूंढा जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यार, इसमें समझने जैसा कुछ भी बचता नहीं है। वैसे
है ना। देखिए मैं आपको स्पष्ट कह चुका हूँ, जो पांचों जितने भी दार्शनिक है इनमें मतभेद तो है, लेकिन बहुत बारीक सा मतभेद है, ज्यादा कोई विशेष मतभेद नहीं है। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, तो वहीं जॉनसन ने क्या कह दिया, देखिए कि किसी भी वस्तु की संरचना, किसी भी वस्तु की संरचना जैसे कि समाज की संरचना है, उसके अंगों के जो अंग, जिन अंगों से समाज का निर्माण हो रहा है, उन अंगों के बीच में जो स्थायी संबंध पाया जाता है उनके उनके चूंकि सामाजिक व्यवस्था लोगों की अंतर संबंधी क्रियाओं से बनती है, ठीक है ना। तो भाई देखिए पार्सन्स जॉनसन का कहना क्या है कि समाज की संरचना उन अंगों के जिन अंगों से समाज की संरचना हो रही है, उन अंगों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, उन संबंधों के माध्यम से ही समाज की संरचना का निर्माण हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था जो है लोगों की अंतर संबंधी क्रियाओं से बनती है, और इस कारण उसकी संरचना को इन क्रियाओं में पाए जाने वाली नियमितता की मात्रा और पुनरुत्पत्ति में ढूंढा जाना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट है मैकाइवर और पेज। तो मैकाइवर और पेज ने क्या कह दिया, देखिए समूह के विभिन्न प्रकार संयुक्त होकर समाज के समूह के कुछ भी कह दीजिए, इनके अलग अलग प्रकार हमने देखा था कि अलग अलग समाजों में भी कई रूप पाए जाते हैं, अलग अलग समाज पाए जाते हैं। अब वो समाज के अलग रूप किस पर निर्भर करते हैं, भाई समाज को बनाने वाले अंगों पर निर्भर करते हैं। जैसे समाज का निर्माण करने वाले अंग होंगे वैसा ही समाज का रूप होगा। तो समूह के कहें कि समाज के विभिन्न प्रकार एकजुट होकर एक साथ मिलकर के सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध रुचियों के कार्य प्रकट होते हैं। मैकाइवर ने सामाजिक संरचना को जटिल माना है, मैकाइवर ने सामाजिक जो संरचना उसको जटिल माना, मतलब कठिन माना है। विभिन्न सामाजिक समूह को उसका निर्णायक तत्व माना है। मैकाइवर ने समितियों को सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण भाग माना है, सामाजिक संरचना को अमूर्त अवधारणा माना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों के सेम ही है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। तो मैकाइवर और पेज ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि समूह, जो समाज के अलग अलग समूह होते हैं, उनके द्वारा मिलने के साथ ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। तो लगभग पांचों दार्शनिकों की सेम व्यथा है, सेम कहानी है, सेम जो है दृष्टिकोण है, कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको इसके लिंक में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी वहां से भी कंप्लीट पीडीएफ, सभी पूरे बीए के कंप्लीट पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कंटिन्यू यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर चैनल है लोताजी क्लासेस नाम से, इसको ज्वाइन कर ले जल्दी से अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए, अगर आप बीए के साथ या बीए के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे ही द्वारा एक नया चैनल स्टार्ट किया जा रहा है 25 मई से 25 तारीख से। दोस्तों उसको ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल का नाम है प्रज्ञान हिंदी जीके, प्रज्ञान हिंदी जीके, उसे ज्वाइन कर लें तो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सभी लेक्चर आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।